20 फरवरी 2016 कश्मीर की वादियों में हल्की बर्फबारी और धुंध की चादर लिपटी हुई थी। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे NH वे पर पंपोर के पास स्थित EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ये भव्य इमारत किसी गौरव की तरह खड़ी थी। यहाँ कश्मीरी युवा अपने भविष्य के सपने बुनते थे, लेकिन उस सुबह सरहद पार बैठे आकाओं ने इस सपनों की इमारत को शमशान बनाने की साजिश रच ली थी। झाड़ियों के पीछे छिपे 3 आतंकी, जो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे, अपनी AK-47 की जाली साफ कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे अपने एक सॉफ्ट टारगेट का। कुछ देर खामोशी से इंतजार करने के बाद इन आतंकियों को दूर से अपना टारगेट यानी भारतीय सुरक्षा बल CRPF का एक बड़ा काफिला आता हुआ दिखाई देता है। ये काफिला जैसे ही इन आतंकियों की रेंज को पार करने लगता है, तभी अचानक काफिले में सबसे आगे चल रहे एक बड़े ट्रक का टायर जोर की आवाज के साथ फुस हो जाता है। ट्रक वहीं रुकता है और 2 जवान जायजा लेने के लिए ट्रक से नीचे उतरते हैं। तभी झाड़ियों में बैठे ये आतंकी अपना असल रंग दिखाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इस कायरतापूर्ण हमले में हमारे 2 जांबाज जवान, हेड कांस्टेबल भोला सिंह और ड्राइवर RK रैना, मौके पर ही वीर गति को प्राप्त हुए। 13 अन्य जवान जख्मी थे। आतंकी जानते थे कि अब सुरक्षा बल उन्हें घेर लेंगे, इसलिए वो भागकर सीधा 5 मंजिला EDI बिल्डिंग की तरफ भागने लगे। बिल्डिंग के अंदर उस वक्त करीब 120 छात्र और कर्मचारी मौजूद थे। जैसे ही गोलियों की आवाज आई, पूरी बिल्डिंग में चीख पुकार मच गई। जब वो खिड़की से बाहर झांकते हैं तो आतंकियों को सीधे अपनी बिल्डिंग की तरफ ही भागता हुआ पाते हैं। मौत को अपने सामने देखकर बिल्डिंग में मौजूद हर एक आदमी बुरी तरह घबरा जाता है और सभी तुरंत भागकर फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में खुद को अंदर से बंद कर लेते हैं। आतंकी हथियार लहराते हुए जैसे ही बिल्डिंग में घुसते हैं तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर कोई हलचल नहीं दिखती है और इसी कारण वो फटाफट सीढ़ियां चढ़कर बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर चले जाते हैं। दोस्तों, देखना ये होगा कि क्या इन मासूम लोगों की मौजूदगी ये खूंखार आतंकी भांप लेंगे और इन सभी को मौत के घाट उतार देंगे, या फिर इनसे पहले हमारी भारतीय फौज ही इन आतंकियों को मार गिराएगी। इसके अलावा हम जानेंगे कि अगर हमारी भारतीय फौज इन्हें मार पाएगी तो आखिर कौन सी और कितनी मुश्किलों के बाद मारेगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाली होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7 मंजिलों वाली उस विशाल इमारत में आतंकियों के दाखिल होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि वहां एक मिनट की देरी का मतलब था सैकड़ों मासूम जिंदगियों पर मंडराता मौत का साया। हालात की गंभीरता को देखते हुए CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने बिजली की रफ्तार से पूरी बिल्डिंग की घेराबंदी कर ली। जल्द ही सन्नाटा चीरती गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। नीचे से सुरक्षा बल और ऊपर की खिड़कियों से आतंकी एक दूसरे पर लोहा बरसा रहे थे। देखते ही देखते शाम ढलने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसी धुंधलके का सहारा लेकर कमांडोज ने इमारत के मुख्य द्वार की ओर रेंगना शुरू किया, लेकिन दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था। उनकी नजरों से बच पाना नामुमकिन था। जैसे ही कमांडोज मेन गेट के पास पहुंचे, आतंकियों की बंदूकों ने फिर से आग उगलना शुरू कर दिया। गोलियां कमांडोज के कान के पास से सनसनाती हुई निकल रही थी। ऊपरी मंजिल पर होने के कारण आतंकियों के पास किलिंग एंगल था, जिससे बचना बहुत मुश्किल था। भारी गोलीबारी के बीच सुरक्षा बलों को कदम पीछे खींचने पड़े। इसी अफरा तफरी में आतंकियों की एक अंधाधुंध गोली काम करने वाले एक मासूम माली को जा लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मासूम की शहादत के बाद कमांडोज ने रणनीति बदली और कोई और जान न जाए, इसलिए फिलहाल इमारत से सुरक्षित दूरी बना ली। हिंदुस्तान के सामने ये एक ऐसी पेचीदा चुनौती थी जिसे सुलझाना आसान नहीं था। दुश्मन हमारी ही सरजमीन पर था, ठीक हमारी नजरों के सामने था, लेकिन अंदर फंसे बेगुनाह लोगों की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे। उन्हें खत्म करना खतरनाक था और जिंदा छोड़ देना नामुमकिन। तो आखिर वो कौन सा जांबाज था जो भारत को इस संकट से बाहर निकालता? इस राज से पर्दा उठाने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि ये हमलावर आखिर थे कौन और इनके पीछे किसका हाथ था। इन तीनों आतंकियों का सीधा नाता था हाफिज सईद के उस खूंखार संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था, जिसने 180 मासूमों को मारने वाले 26/11 मुंबई हमले और 205 लोगों को मारने वाले 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों जैसी काली दास्तानें लिखी थी। ये आतंकी करीब 1 हफ्ता पहले ही सरहद पार कर भारत की सीमा में घुसपैठ कर चुके थे और अब एक बड़ी तबाही की फिराक में थे। अगली सुबह यानी 21 फरवरी को सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। अब वक्त था भारतीय सेना के सबसे घातक शिकारियों का मैदान में उतरने का। अचानक नेशनल हाईवे पर भारी इंजनों की गूंज सुनाई देती है और लोहे के फौलादी बख्तरबंद वाहन आकर रुकते हैं। इन गाड़ियों से नीचे उतरते हैं आधुनिक हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट और एडवांस हेलमेट से लैस 9 और 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जाबाज कमांडो।
इन चीतों की टुकड़ी को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक बेहद काबिल और सख्त अफसर, जिन्हें कोड नेम दिया गया था ऑस्कर। देश की सुरक्षा और प्रोटोकॉल की वजह से उनका असली नाम आज भी एक राज है, क्योंकि वो आज भी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऑस्कर ने बिना वक्त कमाए सीआरपीएफ और लोकल पुलिस से ग्राउंड जीरो के हालात का पूरा मुआयना किया। ब्रीफिंग खत्म होते ही पुलिस पीछे हटी और कमान पूरी तरह से पैरा कमांडोज के हाथों में आ गई। पूरी इमारत को घेरे में लेने के बाद ऑस्कर ने सबसे पहले उन बेगुनाह नागरिकों को सुरक्षित निकालने की रणनीति तैयार की। नक्शों और आतंकियों की लोकेशन का बारीकी से अध्ययन करने के बाद एक 2-pronged हमला तय हुआ। प्लान के मुताबिक एक टीम बाहर से आतंकियों को भारी गोलीबारी में उलझाकर रखेगी, जबकि दूसरी टीम पीछे के रास्ते से खामोशी के साथ बिल्डिंग में दाखिल होगी। इस जांबाज इन्फिल्ट्रेशन टीम का नेतृत्व कर रहे थे महज 23 साल के युवा और बेखौफ कैप्टन पवन कुमार। सुबह के ठीक 11 बज रहे थे। तय रणनीति के मुताबिक बाहर से अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए पलटवार किया, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी मौत बनकर कैप्टन पवन और उनके जांबाज साथी खामोशी से इमारत के पिछले हिस्से से दाखिल हो चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह सुनसान था। उसे तेजी से क्लियर करने के बाद ये कमांडोज बंदूकों की नाल ताने पहली मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स होने के बावजूद खतरा हर कदम पर था, क्योंकि उस इमारत का हर कोना और हर कमरा एक जानलेवा जाल साबित हो सकता है। पहली मंजिल पर पहुंचते ही कैप्टन पवन की नजर एक बंद कमरे की ओर गई, जिसकी खिड़की के पर्दे के पीछे कोई साया हिलता हुआ महसूस हुआ। टीम तुरंत अलर्ट मोड में आ गई। 2 कमांडोज ने दरवाजे के दोनों तरफ मोर्चा संभाला और कैप्टन पवन ने अपनी सांसें थामकर धीरे से किवाड़ को अंदर की ओर धकेला। लेकिन अगले ही पल वहां जो दिखा उसने सबकी धड़कनें रोक। कमरे में आतंकी नहीं, बल्कि अपनी जान की भीख मांगते हुए दर्जनों डरे सहमे मासूम लोग छिपे थे। ये मंजर देख कमांडोज ने राहत की सांस ली। बिना एक पल की देरी किए सभी को एक एक कर सुरक्षित तरीके से पिछले रास्ते से बाहर निकालना शुरू किया गया। जब आखिरी शख्स भी इमारत से सही सलामत बाहर निकला, तब जाकर वहां मौजूद अधिकारियों और जवानों के चेहरों पर 24 घंटों के तनाव के बाद पहली बार सुकून की लकीरें दिखाई दी। नागरिकों को बचाने का मिशन पूरा हो चुका था। अब बारी थी इमारत में छिपे इन दरिंदों को नरक भेजने की। लेकिन ये काम जितना आसान सुनाई दे रहा था उतना था नहीं। अब जो होने वाला था वो हर भारतवासी के कलेजे को चीर देने वाला था। दोपहर का 1 बज रहा था। कैप्टन पवन और उनकी टीम दूसरी मंजिल को पूरी तरह खंगाल चुकी थी, लेकिन दुश्मन का कहीं सुराग नहीं था। पवन को अंदेशा था कि आतंकी ऊंचाई का फायदा उठाने के लिए शायद 5वीं मंजिल पर घात लगाकर बैठे हों। इसी अंदेशे के साथ जैसे ही उन्होंने तीसरी मंजिल के गलियारे में कदम रखा, एक सनसनाती हुई गोली उनकी कमर को छूती हुई निकल गई। इससे पहले की टीम कुछ समझ पाती, सामने वाले कमरे की खिड़की से आतंकियों ने AK-47 से गोलियों की ऐसी बौछार की कि चारों तरफ कंक्रीट और बारूद का धुआं छा गया। बाकी कमांडोज ने फौरन कवर लिया, लेकिन कैप्टन पवन वो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने छिपने के बजाय मौत की आंखों में आंखें डालकर लड़ने का फैसला किया। बिजली की फुर्ती से अपनी राइफल उठाई और पूरी मैगजीन आतंकियों की दिशा में खाली करते हुए सीधे उनकी तरफ लपके। उनका ये अदम्य साहस देख बाकी कमांडोज के हौसले भी बुलंद हो गए और आतंकियों पर हर तरफ से लोहे की बारिश होने लगी। पवन की एक गोली सीधे एक आतंकी के बाजू को चीर गई, जिससे कुछ पलों के लिए दुश्मनों की बंदूकें खामोश हो गई। पवन ने इसी मौके का फायदा उठाकर आतंकियों को जहन्नुम भेजने के लिए निर्णायक दौड़ लगाई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, आतंकियों ने फिर से फायर खोला और इस बार 4 गोलियां कैप्टन पवन के शरीर में धंस गईं। भारत का वो शेर लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आतंकी मौके का फायदा उठाकर ऊपरी मंजिलों की तरफ भाग निकले। पीछे से आ रहे कमांडोज जब पवन के पास पहुंचे तो मंजर देख उनकी भी रूह कांप गई। कमांडोज ने देखा कि भारत के इस शेर को 1 या 2 नहीं बल्कि 4 गोलियां लगी थी। उन्हें तुरंत खींचकर बिल्डिंग से बाहर निकाला जाता है। आनन फानन में श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल एयरलिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने अपनी जान झोंक दी, लेकिन वतन का ये 23 साल का जाबाज सिपाही अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी कर वीरगति को प्राप्त हो गया। शाम के 5 बज चुके थे। कैप्टन पवन के शहीद होने की खबर जैसे ही पैरा SF कैंप में पहुंची, वहां एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन भाई हर एक कमांडो की आंखों में खून उतर आया था। अब बात सिर्फ उन आतंकियों को मारने की नहीं थी, अब तो उन्हें ऐसी खौफनाक मौत देनी थी कि उनकी रूह भी कांप जाए। ऑस्कर समझ गए कि लड़कों का खून खौल रहा है, तो उन्होंने बिना देरी किए बिल्डिंग में दोबारा घुसने का तगड़ा प्लान बना लिया। अब मुश्किल ये थी कि वो कायर आतंकी अंधेरे कोनों और छज्जों के पीछे छुप कर बैठे थे।
ऐसे में सीढ़ियों से जाना मतलब सीधा मौत के मुंह में हाथ डालना था। तो हमारी फौज ने एक मास्टर गेम खेला, सीधा आसमान से धावा। प्लान ये बना कि अपने कमांडोज चॉपर से सीधा छत पर लैंड करेंगे और ऊपर से नीचे एक एक की सफाई करते हुए आएंगे। इस खतरनाक काम की बागडोर सौंपी गई एक और धाकड़ अफसर को, जिनका नाम था कैप्टन तुषार महाजन। उन आतंकियों का दिमाग भटकाने के लिए पहले तो बाहर से रॉकेट दागे गए और जैसे ही धमाकों का शोर मचा, कैप्टन तुषार और उनके कमांडोज हेलीकॉप्टर से चीते की फुर्ती से छत पर कूद गए। बिना पलक झपकाए ये शेर 5वीं मंजिल को पूरी तरह देखने के बाद सीधे 4थी मंजिल पर आ धमके और वहां उनका आमना सामना सीधा उन परिंदों से हो गया। फिर क्या था, दोनों तरफ से गोलियों की ऐसी झड़ी लगी कि कंक्रीट की दीवारें भी छलनी हो गई। इसी बीच कैप्टन तुषार को एक क्लियर शॉट दिखाई देता है। वो अपनी फायरिंग को रोक एक लंबी सांस भरते हैं, अपना स्कोप सेट करते हैं और सिर्फ एक बार ट्रिगर दबाते हैं। इतने में वो आतंकी वहीं चारों खाने चित हो गया। अपने साथी को यूं कुत्ते की मौत मरता देख बाकी दोनों के तो पसीने छूट गए। उस पूरे फ्लोर पर बारूद की गंध और धुएं का गुबार भर चुका था। उसी धुएं में बौखलाकर एक आतंकी अपने कवर से बाहर निकला और पागलों की तरह अंधाधुंध फायर ठोकने लगा। इससे पहले कि वो अपनी मैगजीन बदलता, हमारे कमांडो की एक सटीक गोली सीधा उसके आर पार हो गई। लेकिन इस आमने सामने की टक्कर में कैप्टन तुषार और लांस नायक ओम प्रकाश उन आतंकियों की बौखलाई हुई फायरिंग की चपेट में आ गए और बुरी तरह जख्मी हो गए। बाकी कमांडोज ने तुरंत अपने घायल साथियों को कवर दिया और उन्हें खींचकर पीछे ले आए और वो आखिरी बचा हुआ आतंकी धुएं का फायदा उठाकर किसी और फ्लोर पर दुबक गया। इतनी बड़ी भूल भुलैया में उसे ढूंढना मतलब खुद मौत को गले लगाने जैसा होगा। और यहीं पर कमांडोज ऐसा खेल खेलते हैं जो इस आतंकी को और कहीं नहीं सीधा ऊपर पहुंचा देगा। पूरी टीम अपने घायल भाइयों को लेकर इमरजेंसी सीढ़ियों से चुपचाप बाहर निकल आई। कैप्टन तुषार और ओम प्रकाश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वो अस्पताल के बेड पर मौत से पंजा लड़ा रहे थे। 22 फरवरी की रात, घड़ी में 1 बज रहा था। बाहर से हमारे कमांडोज ने फायरिंग एकदम शांत कर दी थी। अंदर दुबके उस आखिरी आतंकी को लगा कि शायद अपने भाइयों को खोने के गम में हिंदुस्तानी फौज के हौसले पस्त हो गए हैं और वो हार मानकर मैदान छोड़ चुके हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर ऑस्कर और उनकी टीम उसका परमानेंट इलाज की तैयारी में लगी थी। अब तक पांपोर का यह एनकाउंटर पूरे देश की टीवी स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था और देशवासियों की बस एक ही मुराद थी कि इन दरिंदों को कब मिट्टी में मिलाया जाएगा। पूरे देश का गुस्सा और अपने भाइयों के बहे खून के एक एक कतरे का हिसाब चुकता करने के लिए ऑस्कर ने अपने शेरों की तरफ देखा और बोले, बहुत हो गया तमाशा, अब गेम ओवर करने का टाइम आ गया है। इतना सुनते ही हमारे जवानों ने उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए अपने सबसे तगड़े और एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स का मुंह उस इमारत की तरफ खोल दिया। असल में पंगा ये था कि शुरू में वहां आम जनता फंसी थी, इसलिए बिल्डिंग को जलाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया था। सिविलियन इलाकों में हमारी फौज ऐसे बड़े हथियारों को हमेशा ब्रह्मास्त्र की तरह सबसे आखिर में इस्तेमाल करती है। लेकिन आज बात आन बान की थी तो पैरा एसएफ को अपना ये ब्रह्मास्त्र निकालना ही पड़ा। अंदर वो कायर आतंकी अपनी जीत का ख्याली पुलाव पका ही रहा था कि बाहर से ऑस्कर का इशारा हुआ और फिर कमांडोज ने दूर से एक साथ ऐसी ताबड़तोड़ बमबारी की कि वो 7 मंजिल की इमारत एक ही झटके में धधकती हुई चिता बन गई। वो आखिरी दरिंदा उसी आग में तड़प तड़प कर जिंदा भुन गया और सीमा पार बैठे उसके आकाओं को ये कड़क मैसेज मिल गया कि बेटा, अगर पैरा एसएफ से पंगा लोगे तो वो तुम्हें जिंदा ही राख बनाकर उड़ा देगी। पूरे 3 दिन के इस महासंग्राम के बाद आखिरकार तीनों आतंकियों का सूपड़ा साफ हो गया और हर भारतवासी के कलेजे को वो सुकून मिला जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। अब बात उन 2 जांबाज शेरों की, कैप्टन तुषार और लांस नायक ओम प्रकाश। जैसा कि आप जानते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। वहां कई घंटों तक मौत से डटकर लड़ते हुए आखिरकार वो देश सेवा में वीर गति को प्राप्त। दूसरी तरफ नजर डालें महज 23 साल के उस नौजवान पे, कैप्टन पवन कुमार। अपने माँ बाप के इकलौते सहारे, उनकी आंखों के तारे। जब उनके पिता ने बेटे के वीर गति की खबर सुनी तो भाई वो टूटे नहीं, ना ही उनकी आंखों से आंसू टप, बल्कि वो बड़े अभिमान से सीना तान के बोले, मेरा बेटा देश की सेवा में समर्पित हुआ है। मेरे लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, हम लोग सीमा पे जाकर तो नहीं लड़ सकते, लेकिन इन वीरों की गाथा सुनकर भारतीय होने पे अपना सीना चौड़ा जरूर कर सकते हैं। बाकी अगर भारतीय सेना का ये कलेजा चीर देने वाला ऑपरेशन आपको पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है और ऐसी ही और वीर गाथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा।